गुड मॉर्निंग दोस्तों। राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 का ही है सॉल्यूशन। और इसका जो टॉपिक है वो हमारा है विलेयता। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं और इस पर कई क्वेश्चन आधारित हैं और हम देखते हैं। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा दोस्तों वो है विलेयता। क्या है? विलेयता। विलेयता को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। ठीक है दोस्तों। विलेयता क्या होती है? जैसे मान लिया हम विलेयता को बताते हैं, जैसे हमने कोई भी पदार्थ ले लिया। पदार्थ मतलब कोई भी विलायक लिया है, और विलायक का मतलब जैसे हमने जल ले लिया। जल लिया है तो जल में हमने कोई भी विलेय पदार्थ अगर हम घोलते हैं, मान लिया हमने चीनी घोल दी, नमक घोल दिया, ग्लूकोज घोल दिया, तो क्या करते हैं? जैसे हमने मान लिया पानी लिया है यानी कि जल लिया है, जल में हमने मान लिया 2 चम्मच चीनी घोल दी, आसानी से घुल जाएगी क्योंकि 2 चम्मच है, नमक आराम से घुल जाएगा। इसके बाद हमने 2 चम्मच उसमें 1 गिलास पानी लिया और 2 चम्मच घोल दिया, फिर उसमें 2 चम्मच डाला, आसानी से घुल जाएगा। फिर 2 चम्मच डालेंगे, घुल जाएगा। फिर 2 चम्मच डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं। कहने का मतलब वो एक निश्चित सीमा तक ही घुलेगा, उसके बाद वो विलेय पदार्थ होता है उसमें नहीं घुलेगा। तो यही क्या कहलाएगी? आपकी दोस्तों विलेयता कहलाती है। जैसे मान लिया हमने कोई एक निश्चित विलायक लिया है और निश्चित विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, निश्चित विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को हम विलेयता कहते हैं। जैसे मान लिया हम एग्जाम्पल कोई, और टेम्परेचर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, यानी कि टेम्परेचर को हम कोई भी परिवर्तित नहीं करेंगे। तो क्या लिखते हैं? एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की, घुली हुई विलेय पदार्थ की निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, विलेय पदार्थ की घुली अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारा? मान लिया जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया था और 1 गिलास में मान लिया हम 4 चम्मच नमक घोल दें, ठीक, और उससे अधिक नमक हम उसमें नहीं घोल पाए, तो वो 4 चम्मच जो घुली हुई मात्रा है वही उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। तो एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा का मतलब यही है कि हम उसमें और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते हैं। जितना अधिक हम घोल पाएंगे, संतृप्त विलयन तक की हम उसमें घोल पाते हैं, तो उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। और विलेयता जो है, हम आपको बता दें, विलेयता जो है आपकी, एक तो जो हमारा विलेय पदार्थ होता है, इस विलेय तथा विलायक, मतलब जो विलायक होता है उस विलायक, तो विलेयता जो है विलेय और विलायक, विलेयता विलेय और विलेय तथा विलायक की जो प्रकृति होती है, मतलब नेचर, कुछ विलेय ऐसे होते हैं जो अधिक मात्रा में घुल जाते हैं, कुछ विलेय ऐसे होते हैं जो कम मात्रा में घुलते हैं। तो विलेय तथा विलायक की प्रकृति, विलेय तथा विलायक की प्रकृति और
ताप यानी कि टेम्परेचर, ताप दाब पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है, मतलब इनके द्वारा ये प्रभावित होती है, दाब पर निर्भर करती है। ठीक, विलेयता जो होती है वो इनके द्वारा प्रभावित होती है। एक तो विलेय और विलायक की प्रकृति पर, ताप पर और दाब पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी विलेयता। अब देखिए विलेयता हमारे मतलब हमारे जो इस इंटर के सिलेबस में, मतलब इंटरमीडिएट के सिलेबस में दो प्रकार की मतलब विलेयता बांटी गई है। कितने प्रकार की बांटी गई है? दो प्रकार की विलेयता बांटी गई है। ठीक है, दो प्रकार से विलेयता को बांटा गया है। तो एक तो हमारी है पहले नंबर पे ठोस की द्रव्य विलेयता, ठोसों की द्रव्य विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठीक, और दूसरी है हमारी गैसों की द्रवों में विलेयता। तो ठोसों की द्रव्य विलेयता, इसके द्वारा हम बात करते हैं ठोसों की द्रव्य में विलेयता। अब ठोसों की द्रव्य विलेयता का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लिया कोई विलयन है, यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हमने ये क्या बना लिया, आपका विलयन बना लिया। ठीक, मान लिया ये पात्र है, इसमें हमने विलायक भर दिया। ठीक, द्रव्य विलेयता। अब द्रव्य विलेयता का मतलब क्या होगा कि जो विलायक रहेगा आपका, क्या होगा, जो विलायक होगा वो आपका क्या होगा, द्रव होगा। यानी कि विलायक जो है वो कैसा होगा, द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं, विलेय घोल दें। क्या करते हैं, विलेय को घोल दें। ठीक, विलेय मान लिया घोल दिया हमने, नमक घोल दिया, ग्लूकोज घोल दिया। ठीक, और या फिर शर्करा घोल दी। तो नमक है, ग्लूकोज है, शर्करा है, ये सब क्या है, आपके ठोस है। मान लिया ये हमने विलेय घोला है। ठीक, और विलेय कौन सा रहेगा आपका, ठोस अवस्था में रहेगा। ठीक, विलेयता तो आपको पता है कि विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा। तो विलायक मान लिया हमने कितना ले लिया, 100 ग्राम। विलायक क्या ले लिया हमने, 100 ग्राम। एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, यानी कि जो हमने पानी लिया था द्रव फॉर्म में, ठीक, पानी द्रव होता है, तो पानी जो है वो हमने यानी कि जल लिया है, तो जल में हमने कितना ले लिया, 100 ग्राम लिया है। और उस 100 ग्राम में जो विलेय हमने घोला है, मान लिया हमने ग्लूकोज घोला है, तो ग्लूकोज की जो अधिकतम मात्रा होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाती है। यानी कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में घुली हुई, घुले हुई ठोस पदार्थ, घुली हुई ठोस पदार्थ, क्योंकि ठोस पदार्थ ठोसों के विवरण में था, तो घुली हुई ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा, ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा, ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब किसी भी मतलब कोई भी हमने विलायक लिया है, जैसे हमने ये विलायक लिया है, तो ये विलायक कितना है, हमने ले लिया 100 ग्राम, और 100 ग्राम में हमने मान लिया ग्लूकोज घोल लिया या नमक घोल दिया। तो विलेय पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा है, मान लिया ग्लूकोज को घोला है, तो 100 ग्राम विलायक में जो घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा है, इसी को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाती है, आपकी विलेयता कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ठोस की द्रव्य विलेयता। ठोस की द्रव्य विलेयता का मतलब क्या है कि जो ठोस रहेगा ये आपका क्या रहेगा, विलेय। ठोस जो होगा वो क्या होगा, विलेय होगा, और द्रव जो होगा वो क्या होगा, आपका विलायक होगा। बात समझ में आ गई? जब किसी भी द्रव विलायक में कोई भी ठोस पदार्थ घोला जाता है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, ठोस की द्रव्य विलेयता कहलाती है। अब हम हेडिंग डालेंगे
ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, ठोसों की जो द्रवों में विलेयता है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो मैंने आपको बताया है दोस्तों। अभी हमने यहाँ पे बताया कि विलेयता को एक तो विलेय और विलायक की प्रकृति, दूसरा ताप और तीसरा दाब प्रभावित करते हैं। इनके द्वारा विलेयता जो होती है वो इन्हीं 3 कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। तो पहली हेडिंग हम डाल लेंगे इसमें, विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति। ठीक, प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि तो पहला कारक क्या है, विलेय और विलायक की प्रकृति। तो देखिए विलेय जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? विलेय जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक विलेय होता है आपका आयनिक ठोस। विलेय जो होता है वो क्या होता है? आयनिक। विलेय जो होते हैं वो क्या होता है आपका? 2 प्रकार का होता है। एक आयनिक ठोस होता है, दूसरा होता है आपका सहसंयोजी ठोस। क्या होता है? सहसंयोजी ठोस। तो विलेय जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आयनिक ठोस होता है, दूसरा आपका सहसंयोजी ठोस होता है। तो जो आयनिक ठोस होते हैं ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो ये क्या होते हैं? ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। आयनिक ठोस जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय। ठीक, ध्रुवीय विलायकों में विलय। आयनिक ठोस जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय। और जो सहसंयोजी ठोस होते हैं ये आपके अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। कैसे होते हैं? अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि विलय जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आयनिक ठोस होता है, दूसरा सहसंयोजी ठोस होता है। क्योंकि विलय हमें क्या लेना है? ठोस पदार्थ लेना है। तो विलय जो होते हैं वो ठोस पदार्थ में विलय की 2 अवस्थाएं होती है, एक आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजी ठोस। तो आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में और सहसंयोजी ठोस अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, मतलब ये ध्रुवीय विलायकों में विलय हो गया, दूसरा आपके अध्रुवीय विलायकों में विलय हो गया। दूसरी हेडिंग हमारी क्या है? ताप है। ठीक, ताप द्वारा प्रभावित होती है। तो आपकी जो विलेयता है, क्या है? विलेयता। विलेयता जो है वो ताप द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। विलेयता ताप द्वारा प्रभावित होती है। विलेयता ताप द्वारा प्रभावित होती है। विलेयता ताप द्वारा प्रभावित होती है। और ताप में क्या होते हैं? जैसे ताप प्रभावित होने का मतलब क्या है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो आपने पढ़ी होंगी। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक होती है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया या ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कह सकते हैं। ठीक, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक। ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, अरे यार क्या हो रहा है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस।
ठीक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है कि इसमें क्या होती है, जब कोई भी पदार्थ मतलब अभिक्रिया करता है, मतलब जब किसी भी हम ठोस पदार्थ को विलायक में घोलते हैं, ठीक है, क्या है इसमें हम क्या है ठोस की विलेयता लिख रहे हैं, तो क्या है जब किसी ठोस को, इसमें हम क्या लिखेंगे, जब कोई भी ठोस है, जब जब कोई ठोस ठोस विलायक में घोलते हैं, या विलायक, कोई ठोस को विलायक में, ठोस को जब ठोस को विलायक में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है, तो ऊष्मा मुक्त होती है, घोला जाता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक, जब कोई भी ठोस है उसको अगर हम विलायक में घोलते हैं तो क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक, जब ऊष्मा मुक्त होती है तो इस प्रकार का जो प्रक्रम होगा तो उसमें विलेयता क्या होती है, जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो ऐसी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर, ऐसी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ठीक, मतलब जब कोई भी ठोस है उसको अगर हम विलायक में घोलते हैं तो जैसे हम विलायक में घोलेंगे तो ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी। और जब ऊष्मा मुक्त होती है तो ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे विलेयता क्या होती चली जाएगी, आपकी कम होती चली जाती है, यानी कि विलेयता जो होती है वो घटती है, घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल हमारा Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट है, LiCO3 है, ठीक है, NaOH है, ये जो है आदि आपके विलयन है। ठीक, इनकी क्या होती है, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो इनमें जो विलेयता होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, मतलब कम होती चली जाती है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर इनको हम जल में घोलते हैं, क्या है, इनको अगर हम जल में घोलते हैं तो जैसे ही जल में घोलेंगे तो इनकी क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी, और जब ऊष्मा निकलेगी तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगी, विलेयता इनकी घटती चली जाती है। तो दोस्तों ये रहा, मतलब इतना। इसके बाद क्या होता है कि ताप, एक तो हो गया ऊष्मा छेपी प्रक्रम, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी प्रक्रम, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए आप। उसके बाद हम आपको बताते हैं ऊष्मा शोषी प्रक्रम क्या होता है। इसके बाद देखिए मर्दों में, ऊष्मा शोषी प्रक्रम या ऊष्मा शोषी प्रक्रिया, ठीक, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब किसी ठोस को, जब किसी ठोस को विलायक में घोला जाता है, जब किसी ठोस को, जब किसी ठोस को विलायक में घोला जाता है, जब किसी ठोस को विलायक में घोला जाता है,
विलायक में घोला जाता है तो जब किसी ठोस को विलायक में घोला जाता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। अवशोषित होती है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं यानी कि जब किसी भी ठोस को विलायक में घोलते हैं तो क्या होता है कि ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऐसी प्रक्रिया में तो ऐसी प्रक्रिया में तो ऐसी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ठीक। जैसे ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, जैसे हमारा KCl हो गया, HCl हो गया, ठीक है, KNO3 हो गया। ये क्या है, आपके विलयन है, ठीक है। तो इन विलयन के जो आपके पदार्थ होंगे, ठीक है, ऐसे हमारा NaCl है, ठीक है, NaNO3 है, NaNO3 है, आदि विलयन है, ठीक। इन विलयनों को क्या करते हैं, जैसे जैसे हम जल में इनको घोलेंगे, यानी कि क्या है कि इन ये विलयन, ये जो पदार्थ हैं या फिर हम कह सकते हैं ये लवण है, इनको जल में जब घोला जाता है तो क्या होती है कि ऊष्मा वहां से ये अवशोषित करते हैं। पहले ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, उसके बाद ये जल में घुलते हैं, ठीक है। ऊष्मा करने के बाद अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद ये जल में घुलते हैं। तो जब ये जल में अवशोषित करने के बाद घुलेंगे तो इनकी विलेयता जो होगी वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे ये विलयन, मतलब इनको हमने जल में घोला, ठीक, तो पहले ये ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, उसके बाद ये जल में घोलेंगे, तो क्या होगी कि इनकी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे और इनकी जो विलेयता बढ़ती चली जाती है, ठीक। इसके बाद तीसरे नंबर में आता है हमारा दाब, यानी कि प्रेशर, ठीक। क्या आता है, प्रेशर आता है, ठीक। प्रेशर यानी कि क्या होते हैं कि दाब है। तो मैं आपको बता दूं कि विलेयता जो होती है, ठोस की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता, विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का कोई विशेष प्रभाव दाब का कोई विशेष प्रभाव, ठीक, नहीं पड़ता है। दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि क्योंकि ठोस व द्रव क्योंकि ठोस व द्रव दोनों असंपीड्य होते हैं। दोनों असंपीड्य होते हैं, ठीक। इन नॉन कंप्रेसिबिलिटी होती है इनके अंदर, ठीक है, असंपीड्य होते हैं। इसलिए दाब का जो होता है वो इन ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये क्या रही आपकी ठोसों की द्रवों में विलेयता। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों गैसों की द्रवों में विलेयता। क्या होती है, गैसों की द्रवों में विलेयता। इसके बाद दोस्तों देखते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता का मतलब यहां से क्या होगा
कि जब किसी भी गैस को द्रव में घोला जाए, जब किसी गैस को द्रव में घोला जाए तो वो क्या होगी, आपकी गैसों की द्रव्य विलेयता कहलाती है। जैसे अभी ठोसों की द्रव्य विलेयता का मतलब क्या था कि हमने किसी भी ठोस को द्रव में घोला था। अब यहाँ पे गैसों की द्रव्य में विलेयता से मतलब क्या है कि जब किसी भी गैस को हम काय में घोलेंगे, द्रव में घोलेंगे, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, गैसों की द्रव्यों में विलेयता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, गैसों की द्रव्यों में विलेयता कहलाती है। समझ में आ गया। और गैस जो होती है वो किसी भी द्रव में एक मतलब निश्चित सीमा तक ही घुलेगी। मतलब कोई भी गैस है तो वो निश्चित सीमा तक ही घुलती है। तो देखिए, जैसे मान लिया हमारे ये पात्र है, इसमें हमने विलायक भर दिया, ठीक, यहां तक विलायक भर दिया, विलायक भर दिया। अब इस पात्र को क्या करेंगे, हम ऊपर से बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो यहाँ पे क्या रहेगी, गैस रहेगी। तो गैस जो होगी वो इस पर द्रव में क्या होगी, द्रव की जो सतह होगी उस पर क्या लगाएगी, दाब लगाती है। क्या लगाती है, दाब लगाती है। और दाब लगाने पर वो क्या होती है, धीरे धीरे इसमें विलय होती है, हो जाती है। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी द्रव, गैसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। गैसों की द्रव में विलेयता यानी कि जब किसी भी एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर जब किसी भी विलायक में कोई भी गैस घोली जाती है तो घुली हुई गैस की जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। लेकिन गैस की जो द्रव में विलेयता होती है, यानी कि जो हमने इसको घोला गया है, ये विलायक हो गया और ये हमारी क्या हो गई, गैस हो गई। तो विलायक क्या है, आपका द्रव है, द्रव जो है वो क्या है, आपका विलायक है। ठीक है, और जो विलेय है वो आपकी क्या है, गैस है। विलेय जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका गैस रहेगा। द्रव रहेगा वो आपका विलायक रहेगा। तो इसमें क्या होगी कि विलेय जो रहता है वो गैस और विलायक जो होता है वो आपका द्रव होता है। ठीक, तो विलेय को गैस और विलायक को द्रव कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, तो जब किसी भी गैस को हम ऊपर से बंद कर देंगे तो गैस नहीं निकल पाएगी। अगर मान लिया ढक्कन खोलेंगे तो इसका गैस जो होगा वो निकलता चला जाएगा, छू एकदम आवाज करेगा, निकल जाएगा। तो गैस जो होती है वो यहाँ पे इसमें द्रव के अंदर विलय रहेगी, तो वो आपकी गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। अब गैस की जो द्रव में विलेयता है वो उसको हम काय के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित ताप पर, तो मैं आपको बता दूं गैस की जो विलेयता है उसके द्वारा प्रदर्शित करी जाती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप, निश्चित ताप एवं दाब क्या रहेगा इसमें, क्योंकि जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाएंगे गैस जो होगी वो अधिक मात्रा में घुलेगी तो दाब तो द्वारा प्रभावित होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक निश्चित ताप लेंगे और एक निश्चित दाब, तो निश्चित ताप एवं दाब पर, 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 दाब पर एक क्या है, गैसों की द्रव में विलेयता, यानी कि किसी निश्चित एवं ताप पर विलायक के इकाई आयतन में, दाब पर विलायक के, विलायक के, विलायक के इकाई आयतन में, विलायक के इकाई आयतन का मतलब क्या हुआ कि हम निश्चित ले लेंगे। मान लिया जो हमने विलायक लिया है वो कितना ले लें, हम 1 लीटर ले लें, कितना ले लें, 1 लीटर ले लें, या फिर हमने मान लिया 100 ml ले लिया, कोई भी ले लिया। तो विलायक के इकाई आयतन में, मतलब इकाई आयतन का मतलब निश्चित आयतन होगा। ठीक, विलायक के इकाई आयतन में, इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई, घुली हुई गैस, घुली हुई गैस, घुली हुई गैस का, घुली हुई गैस का एनटीपी पर, एनटीपी पर निकाला गया आयतन, एनटीपी पर निकाला गया आयतन, निकाला गया आयतन, निकाला गया आयतन, ठीक, एनटीटी पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है।
अवशोषण गुणांक कहलाता है, गुणांक कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कोई भी ताप है, एक निश्चित ताप एवं दाब पर, कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमने विलायक लिया है इसका ताप क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, प्लस दाब जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। और इसमें जो घुली हुई गैस की मात्रा है, ठीक है, यानी कि जो गैस का आयतन है, ठीक है, घुली हुई गैस इकाई आयतन में, मतलब ठीक है, मतलब जो हमने आयतन लिया यानी कि जो विलायक लिया है वो क्या है, उसका आयतन हम निश्चित ले लेंगे इकाई आयतन में। घुली हुई जो गैस की मात्रा है, यानी कि ये जो गैस है इसकी मात्रा जो होगी वो क्या कहलाती है, अवशोषण गुणांक कहलाती है और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अवशोषण गुणांक को, ठीक है। अवशोषण गुणांक है, इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो गैसों की जो द्रव में विलेयता होती है ये अवशोषण गुणांक द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। हालांकि गैस जो होगी, घुली हुई मात्रा ही क्या है, गैस की द्रव में विलेयता है। यानी कि जब किसी भी द्रव को गैस में घोल दिया जाए, यानी कि जब किसी भी द्रव को गैस में हम घोलते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसकी गैस की द्रव में विलेयता हो गई। लेकिन इसको हम प्रदर्शित करते हैं तो वो कैसे प्रदर्शित करते हैं, अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं और अवशोषण गुणांक को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, अब गैस की जो विलेयता है अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें भी हमने आपको बताया था कि कारक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका पहला कारक क्या है, विलेय और विलायक की प्रकृति है, विलेय और विलायक की प्रकृति है, विलेय और विलायक की प्रकृति, विलेय और विलायक की प्रकृति है, ठीक। विलेय और विलायक की प्रकृति द्वारा प्रभावित होती है। यानी कि गैस की जो द्रव में विलेयता है वो गैस की विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। काय पर निर्भर करती है, विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यानी कि जो गैस है, जो गैस या जो गैसें, ठीक है, विलयन में, जो गैसें विलयन में आयनित होती हैं, जो गैसें विलयन में आयनित होती हैं, आयनित होती हैं, वे, जो गैसें विलयन में आयनित होती हैं वे अधिक विलेय होती हैं, वे अधिक विलेय होती हैं, ठीक। यानी कि जो गैसें विलेय में आयनित होती हैं वो अधिक विलेय होंगी और जो आयनित नहीं होती हैं वो कम विलेय होती हैं। तो जैसे मान लिया हमारी अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है NH3, इसको अगर हम जल में घोल दें, क्या करें, जल में घोल दें, तो ये क्या होती है, हमारे क्या बन जाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तभी NH4 हो जाएगा और OH भी जुड़ जाएगा। अब NH4OH जो है ये आपका क्या बन जाएगा, आयनित हो जाता है। क्या होता है, NH4 प्लस और प्लस में आपका OH माइनस, ये क्या है, आयनित हो जाता है। तो ये क्या है, आपकी अधिक विलेय होगी, क्या होगी, अधिक विलेय होगी। ऐसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है और ये जल में घुलेगा तो आपका क्या बन जाएगा, H2CO3, H2CO3, ठीक, ये बन जाता है। और ये क्या करता है, आयनित हो जाता है, क्या होता है, आयनित हो जाता है।
यानी कि आपका H प्लस और प्लस HCO3 माइनस में, ठीक है, ये होता है। तो आयनित हो जाते हैं। तो ये जो जल में क्या है, आयनित होती हैं, जल में आयनित होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। या हमने लिखा है कि वे गैसें जो विलयन में, वे गैसें जो विलयन में आयनित होती हैं, यानी कि यहाँ पे जो लगा दें, जो विलयन में आयनित होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो विलायक से अभिक्रिया कर लेती हैं, विलायक से अभिक्रिया कर लेती हैं। जैसे हमारी अमोनिया है, ये जल के साथ में घुल गई, यानी कि इसने क्या किया, जल से अभिक्रिया कर ली, क्या बन गया, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, आयनित होती है, ठीक। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल से अभिक्रिया करी, मतलब हम कार्बोनिल यौगिक बन गया, H2CO3 बन जाता है, और ये क्या होता है, आयनित होता है, H प्लस HCO3 माइनस में टूट जाता है, ठीक है। तो ये विलेय और विलायक। अब सेकंड पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि जो गैसें विलयन, जो गैसें विलयन में आयनित नहीं होती हैं, वे, जो गैसें विलयन में आयनित नहीं होती हैं या विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, वे बहुत कम विलेय होती हैं, ठीक, बहुत कम विलेय होती हैं। जैसे आपका H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक, और आपका N2 हो गया, ठीक, आदि, ठीक। ये हो गई आपकी विलेयता, यानी कि विलेय और विलायक की प्रकृति पर, गैस की जो द्रव्य विलेयता है वो विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो विलेय यानी कि जो गैसें विलयन में आयनित होती हैं या विलायक के साथ में अभिक्रिया कर लेती हैं, तो वो क्या होती हैं, जल में अधिक विलेय होती हैं, ठीक। और जो आयनित नहीं होती हैं या विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, वे बहुत कम विलेय होती हैं। जैसे H2 है, O2 है, N2 है, ये क्या है, विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं और ये बहुत कम विलेय होती हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हम ताप का प्रभाव पढ़ेंगे। तो ताप का प्रभाव क्या होती है, कि ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, कि जैसे जैसे हम ताप में वृद्धि करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, ताप बढ़ाने पर, यानी कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो गैस की जो द्रव्य विलेयता होगी वो क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम दूसरे की बात करें, यहाँ पे पहला नंबर था, दूसरा है ताप, क्या है हमारा, ताप है। तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता, बढ़ती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ताप में वृद्धि करने पर गैस की द्रव्य विलेयता में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे गैस की विलेयता जो होगी वो बढ़ती चली जाती है। क्यों, क्योंकि क्या होती है कि जब किसी भी गैस को विलायक में घोला जाता है, तो वहां पे क्या होती है, गैस यानी कि ऊष्मा जो होती है वो निकलती है, क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक। आपने लासा तेलीय नियम पढ़ा होगा। तो जब ऊष्मा निकलेगी तो वहां पे क्या होगा, ताप में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊष्मा निकलेगी यानी कि गैस निकलेगी तो दाब क्या होगा, कम होगा, और ताप जो होगा वो बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगी, गैस की द्रव्य विलेयता जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके बाद क्या है, हमारा दाब है। तो दाब भी क्या करेंगे, हम बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, दाब को बढ़ाते हैं, जो हमारा दाब है, तो दाब को हम बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगी, उसमें अधिक मात्रा में घुलेगी, क्या होगी, गैस जो होगी वो अधिक मात्रा में घुलेगी। यानी कि
दाब बढ़ाने पर भी क्या होगा कि आपकी जो विलेयता होगी वो बढ़ेगी। जैसे जैसे हम दाब को, यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, दाब बढ़ाने पर विलेयता जो होती है, गैस की द्रव्य विलेयता, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता, गैस की द्रव्य विलेयता, गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते जाते हैं तो गैस जो होगी वो अधिक मात्रा में घुलती चली जाएगी और विलेयता जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये दोस्तों रहा हमारा विलेयता। और विलेयता में हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, एक ठोस की द्रव्य विलेयता और दूसरा है गैस की द्रव्य विलेयता। तो हम आपको बता दें कि गैस की जो द्रव्य विलेयता है ये आपकी इंपॉर्टेंट है। इसी पर, गैस की द्रव्य विलेयता पर आपका जो नियम है, आगे इसके हम पढ़ेंगे, एक नियम है हेनरी का नियम, तो वो गैस की द्रव्य विलेयता पर आधारित है। तो दोस्तों हेनरी का जो नियम है वो हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, मतलब अगले लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए हम इतना, धन्यवाद दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको होता है या कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा और उसका सलूशन जो होगा मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद।